ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। तो कल हमने स्वरों के बारे में बात कर ली थी। अब हम स्वरों से आगे जो उसके पार्ट और हैं, उसी स्वरों के भाई बंधु हैं, पड़ोसी हैं, स्वरों के पड़ोसी। जैसे आपके भी पड़ोसी होंगे, सबके हमारे भी पड़ोसी हैं, वैसे स्वरों के भी पड़ोसी हैं। तो स्वरों के पड़ोसी को पढ़ते हैं आज। उनका नाम आचार्य पाणिनि जी ने रखा है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन है। जिस प्रकार से आप व्यंजन खाते हैं तो स्वाद आता है आपको अच्छा अच्छा, ऐसे ही ये भी व्यंजन है। ये भी भाषा के अंदर मधुरता पैदा करते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो आनंद नहीं आएगा भाषा में, इसलिए इनका नाम व्यंजन रखा है। व्यंजन माने अच्छे अच्छे पदार्थ। तो व्यंजनों की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। ठीक है, व्यंजन कितने बचे अब हमारे पास में? कल हमने कितने पढ़ लिए थे? 22 और 22। अब हमारे पास में कितने और बचे हैं? आप 63 में से 22 कम कर देंगे, कितने बच गए? 41। इतने बचे हैं। इन व्यंजनों को आज पढ़ना है। टेबल को देखते जाइएगा, आप भी लिखते जाइएगा। मैं बाद में पूरी टेबल को लिख के फिर आपको समझाऊंगा। आप लिखते जाइएगा साथ साथ अपनी नोटबुक पर। लिखते जाइएगा। मैं कुछ बोल नहीं रहा, नहीं आप सोचे आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आएगी, मैं लिख रहा हूँ टेबल।
अब ये टेबल पूरा दिख रहा है आपको? कोई कमेंट करके बताइएगा। ये टेबल दिख रहा है आपको? ये टेबल दिख रहा है? हाँ, चलिए, अस्तु अस्तु, ठीक है, चलिए। अब ये मैंने पूरे लिख दिए हैं, ठीक है। पहले मैं इसको गिनाता हूँ, गिनती कराता हूँ। पहले हिसाब करते हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कम तो नहीं रह गए। आपको गिनाता हूँ, फिर बताऊंगा। गिनते जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 25 25, ठीक है। चलिए आगे। 26 27 29 30 31 32 33 33, ठीक है। चलिए, कोई हिसाब में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 33 हो गए, 34 35 36 37 38 39 40 और 41 कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। 41 पूरे का टेबल बना दिया मैंने। अब हमको अब समझना है, ये सभी कॉन्सोनेंट आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। देखिएगा, आप सभी इनको जानते हैं, इनको जानते हैं, इनको जानते हैं, इनको जानते हैं, इनको जानते हैं। अच्छी प्रकार से हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर सबको पढ़ाया जाता है। ये सबको पढ़ाए जाते हैं। और ये भी पढ़ाए जाते हैं, या रा ला वा, ये भी पढ़ाए जाते हैं। और ये भी पढ़ाए जाते हैं, श श सा ह, ये भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ पढ़ाए जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाए जाते हैं। इनको भी अभी देख लेंगे, ठीक है। अब मैंने इनके नाम रख दिए। सबका नाम तो क्या है? व्यंजन। क्या नाम है? व्यंजन। अब इन व्यंजनों में भी हमने थोड़ा थोड़ा विभाग बांट दिया। कैसा? इस रो के जितने भी हैं उनको बोलते हैं कवर्ग। ये कवर्ग में आ रहे हैं 5, चवर्ग में 5, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5, पवर्ग में 5। और ये या रा ला वा, इसको संस्कृत में एक नाम दिया, इन 3 को अंतस्थ, ठीक है। जब भी हम आपको कहेंगे अंतस्थ, तो आपको क्या समझना है? या रा ला वा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया। अभी उच्चारण करके भी बतलाएंगे, ठीक है। ये जो श श स ह, इनको बोलते हैं ऊष्म। अभी केवल नामकरण देखते जाइएगा। इनको ऊष्म, हम यदि ऊष्म बोलेंगे आपको आगे, तो आपको क्या समझना है? श श स ह, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। ये जो 8 लिखे हुए हैं, इनका नाम है यम। इनको यम भी बोलते हैं। तो यम देवता नहीं बोल, जो यम महाराज जी, यम महाराज जी नहीं है इनका नाम दिया है यम, इनको यम बोलते हैं। आप जानते हैं ये विसर्ग है। विसर्ग लगाते हैं, हिंदी में भी कई शब्दों के पीछे लगाते हैं। जैसे प्रायः, प्रातः बोलते हैं आप लोग,
तो वहां पर विसर्ग लगता है। ये दो बिंदी, आप दो बिंदी बोलते हैं, इसका नाम क्या है? विसर्ग, इसको विसर्ग बोलते हैं। और ये दो ये संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है, होते हैं, बहुत कम होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। मैं इसलिए नहीं आप सामने आ रहा हूँ, आपको टेबल दिखना चाहिए, मैं तो कई बार देख लिया मेरे को तो आपने। तो ये क्या है? ये दो है, एक जिह्वामूलीय, आप ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, इसको बोलते हैं, इसको ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, एक ही है। तो ये क्या है? जिह्वामूलीय और ये उपध्मानीय, दोनों का चिन्ह एक जैसा होता है, परंतु स्थान अलग होता है, अलग अलग कंडीशन में होते हैं, दोनों का चिन्ह अलग है, उच्चारण में भी थोड़ा सा भेद होता है। अच्छा जी, ये आप जानते ही हैं, ये तो अनुस्वार महाराज जी हैं, जिसको बोलते हैं बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो जिसको बोलते हैं, तो ये अनुस्वार महाराज जी हैं। अनुस्वार महाराज जी को आप अच्छी प्रकार से परिचित हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये जो वर्ण हैं, ये चार जो आपके वर्ण दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये आपका ह्रस्व अनुस्वार है, ये दीर्घ अनुस्वार है, इनका वेद में प्रयोग होता है, वेद जो शास्त्र है उसमें इनका प्रयोग होता है, भाषा में प्रयोग नहीं है, ठीक है। और ये आप जानते हैं, इसको बोलते हैं अनुनासिक, जो हिंदी में प्रयोग होता है, चांद, जहां, यहाँ, वहां, कहाँ, ये वो वाला है जी, ठीक है। और ये एक अक्षर है, इसका मराठी में प्रयोग अब भी मिलता है, हम मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं तो कहीं इसको करना पड़ता है, भाषा में, संस्कृत में नहीं है, हाँ अभी तक। तो उसका प्रयोग होता है, जैसे अग्निमीड़े, अग्निमीड़े मंत्र में, ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम, तो ये अड़ा अक्षर, ठीक है। अब हम आपको ये बतला देना चाहते हैं, ये मैंने यम यहाँ लिखा था, ये यम मुझे यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए, ये जो चार वर्ण हैं, ठीक है, इनके विषय में थोड़ा सा मतभेद भी है, हम आपको बता देते हैं, आपको उसमें नहीं फंसना, अभी उसमें नहीं फंसना, आपकी जानकारी के लिए केवल। कुछ आचार्यों के मत में वो इनको नहीं मानते हैं, वो दूसरे चार मानते हैं। कौन से मानते हैं, मैं आपको यहाँ लिख करके बतलाता हूँ। ठीक है, कुछ आचार्य लोग इनको चार को मान करके 63 करते हैं, कुछ आचार्य लोग इनको चार को मान करके 63 वर्ण करते हैं। अभी आपको मुख्य रूप से इसको ही समझ लीजिएगा, इस बात को हम आगे आपको समझाएंगे, ठीक है। मुख्य रूप से मैंने आपके 63 वर्णों की संख्या पूरी कर दी, ठीक है। यहाँ पर कमेंट आप लोग करते हैं, मैं देख नहीं सकता हूँ, यदि मैं कमेंट देखने लगूंगा तो ये क्लास खराब हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ आवश्यक है आपको अभी बेसिक स्तर पर बतलाने के लिए, उनको मैं बताऊंगा, अभी आपको कठिन बातें नहीं बताई जा सकती है।
तो ये मैंने टेबल बना दिया आपका 41 का। अब हमको देखना है कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो ह्रस्व वर्ण होता है, ह्रस्व वर्ण, उसका समय कितना बताया था हमने आपको, एक बार पलक झपके उतने समय में ह्रस्व वर्ण का उच्चारण करना चाहिए, ठीक है, और 2 बार झपके उसमें दीर्घ का और 3 बार में प्लुत का जी। परंतु ये ना ह्रस्व है, ना दीर्घ है, ना प्लुत है जी। तो आचार्य पाणिनि जी के सामने एक विद्यार्थी खड़े हो गए, बोले गुरुजी इसका उच्चारण कितने समय में करेंगे, ये भी तो बता दो। तो बताना चाहिए जी। जब आपने स्वर का बता दिया कि जो ह्रस्व होता है उसको एक बार पलक झपकने के समय में बोलना चाहिए जी, तो विद्यार्थी ने पूछा गुरुजी इनको कितने समय में बोलना है। तो आचार्य पाणिनि जी ने कहा देखो सुनो भाई, ये जो सभी व्यंजन हैं इनका जो समय है, एक बार पलक जितने समय में झपकता है उसके आधे समय में बोलना चाहिए। उसका भी आधा कर दिया आधा कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, पलक झपकने के समय के आधे समय में इनका उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। कि जितने भी ये व्यंजन हैं क ख ग घ, इनके उच्चारण का समय कितना है, अर्धमात्रिक, अथवा जितने समय में नाड़ी धड़कती है उसका हाफ टाइम, आधा समय में इनका उच्चारण करना है, ठीक है। अभी आपको अब कल आपको उत्तर देना है, नोट पेज पर लिख करके भेजना है कि इसका समय कितना होता है जी व्यंजन का, अर्धमात्रिक। एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने में आपको 2 बोलने पड़ेंगे। तो इसका मतलब एक कितने में बोला जाएगा, हाफ में, आधे में, ठीक है। दिख रहा है सबको टेबल। अच्छा जी, ठीक है, समय भी निर्धारित कर दिया जी। एक विद्यार्थी पूछने लग गया गुरुजी जैसे हम बोलते हैं आ ई उ, इनको तो अकेले अकेले बोल देते हैं गुरुजी, परंतु इनका उच्चारण अकेले का नहीं होता है इनको बोल नहीं सकते अकेले को। ये जो लिखा है मैंने इसमें सब में अ मिला हुआ है, ह्रस्व, सब में ह्रस्व अ मिला हुआ है। जब ये अकेला होगा तब इसको कैसे लिखेंगे, तब शुद्ध व्यंजन तो इतना है, ये है शुद्ध व्यंजन। तो विद्यार्थी थोड़ा सा समझदार था, उसने बुद्धि लगाई और उसने बोलना चाहा तो ये उच्चारण भी हुआ उससे अकेला, उसके साथ में उसको आकार बोलना पड़ा। तो उसने पूछा गुरुजी जिस प्रकार से हम आ आदि बोल देते हैं अकेले, क्या ये भी बोले जा सकते हैं। गुरुजी ने बोला, आचार्य पाणिनि जी नहीं, ये नहीं बोले जा सकते जी। इनको बोलने के लिए तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर मीन्स वॉवेल्स की सहायता लेनी पड़ती है। उनके सहयोग के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते जी उनको या तो आगे रखना पड़ता है या पीछे रखना पड़ता है, तभी ये चलते हैं आगे धीरे धीरे, नहीं तो वहीं के वहीं ये खड़े रहते हैं, ये नहीं चल सकते जी, एक कदम भी नहीं चल सकते। तो इनको, अच्छा जी, तो पाणिनि आचार्य जी ने कहा ऐसा है, इनको इसलिए ऐसे बोलते हैं जी अन्वभक्ति व्यंजनानि, कि जो व्यंजन होते हैं वो हम लोग पीछे चलने वाले होते हैं, वो लीडर नहीं बन सकते, कभी भी लीडर नहीं बन सकते जी, वो पीछे पीछे चलते हैं। लीडर कौन बनते हैं, स्वर बनते हैं, चलो जी चलो हमारे पीछे 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 पीछे। तो ये जो इसका इसमें अ मिलाया गया है, अब आप कहेंगे अ क्यों मिलाया, तो क्योंकि
हमें सबसे पहले आई आ रहा है तो इसलिए अ मिला दिया है। ठीक है, आप इसको ई भी मिला सकते हैं, परंतु नहीं, सबसे पहले जो आ रहा है उसी को मिला करके ये दिखा दिया है। और इसके अंदर आ भी है, और इसका जो शुद्ध रूप है वो क्या है, का, और ये मैंने लिखा है आ भी है इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पर का कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं अर्थ मात्रा केवल इसकी है। इसको पूरे को बोलेंगे तो 1.5 मात्रा हो जाएगी, क्योंकि इसमें आ मिला है ह्रस्व। ठीक है, नहीं आप कहें गुरु जी ने क्या पढ़ा दिया, ये तो बहुत समय ले रहा है बोलने में, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ में आ मिला हुआ है, तो ये कितनी मात्रा हो गई, आधी मात्रा इसकी और 1 मात्रा इसकी। ठीक है जी, एक बार पलक झपकने का समय इसका और आधी बार पलक झपकने का समय इसका, तो 1.5 हो गया जी। तो अब आप आराम से बोल सकते हैं, परंतु हम आपको कहेंगे जी कि आप इसको अकेले को उच्चारण कीजिएगा। आप कभी इसका अकेले का उच्चारण नहीं कर सकते, इसके पहले अथवा बाद में आपको स्वर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत गहरी बात है। गहरी बात है पर सरल बात है, मालूम नहीं है इसलिए गहरी है, वैसे सरल है। जब पहले संस्कृत भाषा थी तब बचपन से ही हम अपने बालकों को सिखा दिया करते थे। अब परंपरा लुप्त हो गई है, तो हम परंपरा को दोबारा ला रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इन सब का समय अर्ध मात्रा है और इनका उच्चारण स्वर के सहयोग से ही किया जाता है, और स्वरों का उच्चारण अकेले किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं। जैसे अ, आ, ऋ, ए, ओ, औ। ठीक है, चलिए अब इसमें और कुछ आपके लिए समझने वाली अभी कोई बात नहीं है। इन वर्णों का उच्चारण कैसे करना चाहिए तो मैं उच्चारण करके आपको बतला देता हूं। और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण अभी यहाँ पर अलग से नहीं किया जा सकता, वो वहां वाक्य में ही उच्चारण होता है। हम उसका संकेत बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिएगा, क, ख, ग, घ, न। इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, अंग। अंग नहीं है, न है, न नहीं है। अब बाद में न, च, छ, ज, झ, ञ। इसको कुछ लोग आई बोलते हैं, आई गलत है। य, 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 ट, ठ, ड, ढ, ण। इसको तो बहुत ही गलत बोलते हैं लोग। ठीक है, कुछ प्रांत के महानुभाव इसको न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न, वो गलत है। और कुछ और ही कुछ बोलते हैं, इसका उच्चारण क्या है, ण, कारण। कारण जो बोलते हैं कारण, वो गलत है। आपने देखा होगा बहुत कई पढ़े लिखे महानुभाव भी होते हैं, परंतु प्रांतीय भाषा के प्रभाव के कारण से वो कारण को कारण बोलते हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसको कारण, कारण जैसा बोल देते हैं, वो भी गलत है। क्या है ये, ण, स्वतंत्र है ये ण। इसका हम स्थान बताएंगे। तो आगे त, थ, द, ध, न, ये सबका ठीक है, हिंदी में ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। प, फ, ब, भ, म, इसका भी सबका ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। या, र, ल, व, या, र, ल, व, ल तक सबका ठीक है। कुछ लोग क्या है, व को ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेद को वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेद को वेद। 4 वेद हैं, गलत है, गलत है। हम भी उसी प्रांत से आते हैं जहां पर व को ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
व को ब, वो गलत है, वेद नहीं है, वेद। देखिएगा व और ब दोनों में उच्चारण में आपको मुख की आकृति भी अलग नजर आ रही होगी। ब और व तो व है, तो आज से आपको वेद नहीं बोलना, वेद। अभी हम आगे स्थान पढ़ाएंगे, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो व और श, स, ह, ये प्रायः गलत होता है, सबका प्रायः गलत होता है, अधिकतर लोगों का गलत है। हाँ ठीक है सबका। ये जो तीन श, स, ये गलत उच्चारण अधिकतर लोग करते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण सबका मैं बताऊंगा बाद में कक्षा में, अभी निरंतर यही पढ़ाया जाएगा। अभी ये बेसिक चीजें आपको। तो अब देखिएगा इसका उच्चारण मेरा सुनिएगा, आपको अंतर प्रतीत होगा, भेद प्रतीत होगा। श श श श श श श स स स स, तीनों में आप जिसको बोलते हैं शीति वाला श, षटकोण वाला श या शरोता वाला श, और ये बोलते हैं सन का सा, या अलग अलग जगह बोलते हैं, पर ये गलत है। इसका उच्चारण ही अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। इसका उच्चारण कैसे करना है ये आगे की कक्षा में आपको बताया जाएगा। तो अभी श, श, स, ह, ठीक है, इनको ऊष्म बोलते हैं। अब ये विसर्ग है और ये अनुस्वार है। विसर्ग को थोड़ा सा ह के सदृश बोलते हैं, राम, प्रायः, ह के सदृश थोड़ा सा, पूरा नहीं, ये बताएंगे बाद में। ये है, इसका उच्चारण कब होता है? जब विसर्ग के बाद में क आता है, क और ख, तो क आने पर क्या है, इसको ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। तो इसका उच्चारण अभी आपको आवश्यकता नहीं है और अभी परंपरा में नहीं है। वो आप जब अपने आप बोलेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। तो इसका भी विसर्ग जैसा ही होता है, हल्का सा। ये अनुस्वार है, आप सभी जानते हैं, नासिका से बोला जाता है, नासिका से बोला, जैसे संस्कृतम, संस्कृतम, तो नासिका से बोला जा रहा है अनुस्वार, संस्कृतम, संस्था, ठीक है, संस्था। और ये जो मैंने बताए, इनका प्रयोग वेद में होता है। ठीक है, वेद पाठ में इनका मुख्य वर्ण विशेष के आने पर इनका उच्चारण, ये अनुस्वार के ही भेद है। और ये अनुनासिक है, इसका उच्चारण आप करते ही हैं, चांद और कहाँ, यहाँ, वहाँ। ठीक है, अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से किया जाता है। और ये अक्षर है रो, रो रो रो, रो। इसका हिंदी में प्रयोग नहीं है, मराठी आदि में है। तो ये मैंने चार्ट बना दिया, ठीक है। तो ये अब आपका व्यंजन का टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। कल आपको ये पूरा टेबल बना के हमें भेजना होगा, ठीक है। टेबल बनाइएगा, साफ दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था बन गई है भगवान की दया से कि पूरा बोर्ड कवर हो करके हम चीज़ों को पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है। इनके बारे में 4 हैं, कुछ महानुभावों को ऐसी शंका होगी क्या ये क्या है, इसके बारे में हम आगे जब आपकी थोड़ी सी जो ज्ञान है वो प्राउड हो जाएगा थोड़ा सा, तब हम आपको इसको एकदम क्लियर समझा देंगे इन 4 को। इनके बारे में जो भी शंका है अभी समझ में नहीं आएगी आपको। तो अब हम इसको हटा देते हैं, ये समझ लिया आपने, इनका स्थान क्या है, अर्धमात्रिक हैं सभी ये व्यंजन। चलिएगा
भगवान का नाम लेकर के इनको अब हटा देते हैं, अब आगे की यात्रा तय करते हैं। हमने आपको पूरे कंप्लीट 63 पढ़ा दिए, अब कुछ भी इसमें नहीं बचा है। अब कुछ महानुभावों से जहां कुछ गलती होती है, जैसे वो लोग जैसे हिंदी में पढ़ाते हैं, जैसे क्या पढ़ाते हैं, ये मानिएगा ये जहाँ ऐसा पढ़ाते हैं कहीं, ठीक है, और ये कई ऐसे अक्षर हैं या, और ये कई माँ, ठीक है, और क्रा, ये कुछ अक्षर में लिखता हूं, बस इतने ही काफी है, इससे समझ में आ जाएगा। ये क्या है, एक हाँ और भी है आपके मुख्य रूप से तो ये ही हिंदी में पढ़ाते क्षत्रज्ञ, ये पढ़ाते, ये कोई वर्ण नहीं है, ये कोई वर्ण नहीं, ये मिलकर के बने हैं, ये वर्ण कई वर्ण मिलकर के आपस में ये बने हुए हैं। कैसे बने हैं, अब नंबर से आप आ जाइएगा, ये कैसे बना है देखिए, ये बहुत ध्यान की बात है, आपको मैं बतला रहा हूं खुल करके, ठीक है। ये देखिएगा ये कैसे बना, इसके अंदर पहले है क, और फिर इसके बाद में क्या है ये श, और फिर इसके बाद में ये है आ। ये तीन वर्ण मिलकर के ये क्ष बनता है। समझ में आ गया आपको, ये समझना चाहिए। ये क्ष में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, 3, क श अ। इसका मात्रा कल कितना हुआ, 2 मात्रा, क्योंकि आधा इसका जी और एक इसका, 2 हो गए, ठीक है। तो ये आपको कक्षा बोलते हैं, कक्षा, तो ये क श आ कैसे मिला हुआ बनता है, तो ये संयुक्त वर्ण जिसको आप कह सकते हैं मिश्रित वर्ण, तो मिल करके, जैसे वर्ण नहीं कह सकते, वर्ण अकेला होता है, ठीक है, ये संयुक्त कह सकते हैं, संयुक्त है ये। अब इसी प्रकार से ये त्र में आपको क्या करना है, ये त्र कैसे बना है, त्र में बना है आपका त प्लस र प्लस अ, 3 वर्ण इसमें भी है, इसमें भी 3 वर्ण हैं, त र अ, ठीक है, ये भी मिल करके बना है, ये स्वतंत्र नहीं है अपने आप में। और ये ज, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं जी, इसमें तो बहुत करते हैं, आप अभी सुनना, ध्यान से सुनना और आगे बताते रहेंगे आपको। क्या बोलते हैं जी, यज्ञ हो रहा है, क्या बोलते हैं, यज्ञ लिखते ऐसे हैं, और कई लोग तो गलत भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं जी यज्ञ, और कुछ लोग क्या लिख देते हैं, यज्ञ। ये हमारी तरफ ऐसे ही बोल देते हैं यज्ञ तो सब गलत। अब ये वाला वर्ण होना चाहिए था यहाँ, तो ये कैसे बनता है, ये वाला संयुक्त वाला, ये तो इसके अंदर क्या है, पहले देखिएगा, आपको मैं अलग अलग तोड़ के बताऊंगा। ज प्लस न्य प्लस अ, ठीक है। इस ज के अंदर ज न्य अ, इनको मिलकर के ये बनता है, इनका जो उच्चारण है वही उच्चारण इसका है, ठीक है जी। आप जब बोलते, या बोलते, अब बोलते, मिला देंगे एकदम, तो क्या बन जाएगा, ज्य, ज्य, ठीक है। ज्य भी नहीं बोलना, कुछ लोग इसको ऐसा बोल देते हैं, ये लोग ऐसा बोल देते हैं ज्य, ये भी गलत है। सही क्या है, सही है आपका ये कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं, जानते भी हैं, और कुछ नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो महानुभाव तो जानते ही नहीं हैं।
अब आ जाइएगा ये य, और य में क्या है, ह और या और आ, ठीक है। म इसमें क्या है, ह म प्लस आ, ठीक है। इसी प्रकार से क्र, ये क्र है, क्र में क्या है, क प्लस र प्लस आ। ये मैंने कुछ बताए आपको अभी, इतने से आप अनुमान लगा लेंगे और दूसरे भी जो आपके समक्ष आते हैं उनमें समझने में आपको सहयोग मिलेगा। ये वर्णमाला की गिनती में नहीं है, परंतु प्रयोग आता है वहां स्पष्ट हो जाए जो भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो ये मैंने आपका आज ये टेबल पूरा कंप्लीट कर दिया इसका व्यंजन का। तो ये आज का टेबल कंप्लीट हो गया। कल वर्ण बताए हैं जो 63, उनका स्थान, उच्चारण स्थान महर्षि पाणिनि ने क्या बताया है। अब अभी तो मैंने उच्चारण करके बतला दिया आपको, ठीक है ना। तो अब उसका उच्चारण के जो कुछ वर्णोच्चारण नाम की एक शिक्षा है, उसमें से जो मुख्य मुख्य सूत्र है अभी आपके काम के, उनको मैं पढ़ाऊंगा। 1-2 कक्षा में वो कंप्लीट हो जाएंगे। 1-2 कक्षा में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपकी संस्कृत सीखने की कक्षा चल पड़ेगी। एभ्यो नमो नमः।